Greetings to one and all, welcome to the channel. I am back again with you for another editorial analysis that is published on the newspaper 17th of January, and this is important for your GS2. Now, what are we going to cover in this particular editorial? First, what is the dispute? What is the tussle between the governor in Tamil Nadu and the government over there? What is the dispute about? Second, we'll slightly discuss what are the powers of governor एंड विथ रिस्पेक्ट टू द एड्रेस, यानी कि गवर्नर की वो सारी ताकतें शक्तियां जो कि संविधान ने उसको दी हैं हाउस को एड्रेस करने के दौरान, साथ में गवर्नर के और पावर्स क्या है लेजिस्लेचर के प्रति, और अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब होता है। जब भी हम सुनते हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है अकाउंटेबल है किसकी तरफ, लेजिस्लेचर की तरफ, उसका क्या मतलब होता है। ये आर्टिकल 200 के ऊपर ऑथर ने पर्टिकुलरली कुछ बात कही है जो कि असेंट की बात करता है या विथहोल्ड की बात करता है, यानी गवर्नर जो राज्य सभाओं द्वारा बनाया गया कानून है उसको असेंट कर सकता है या उसको विथहोल्ड कर सकता है। तो आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर की क्या पावर है, और आर्टिकल 175 और आर्टिकल 176 को हम समझेंगे यहाँ पे क्यों बार बार न्यूज़ में आता है, और स्कीम फॉर द पोजीशन ऑफ गवर्नर क्या थी अल्टीमेटली, स्कीम फॉर द पोजीशन ऑफ गवर्नर अल्टीमेटली क्या थी वो हमें समझना पड़ेगा। इस पूरे एडिटोरियल में अगले 10 मिनट में हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल का एनालिसिस शॉर्ट में समझना रहता है इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स का, तो आप इस चैनल को प्रेपाइएस को तुरंत सब्सक्राइब करें। हर दिन आपको शाम को 7 बजे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलता है। तो दोस्तों बात हो रही है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो आपके गवर्नर साहब हैं, ठीक है, उन्होंने बेसिकली एक एड्रेस किया था फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट में। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु कस्टमरी गवर्नर्स एड्रेस members of Tamil Nadu Assembly January 9 first session skipped an important and politically significant paragraph which has stirred up hornet's nests of controversy in the state. Now, what do we study, what do we basically understand in this particular matter? We need to understand few things. देखिए, गवर्नर को सबसे पहले तो एक पावर दी गई है। तो गवर्नर को पावर दी गई है बेसिकली किस चीज़ की, गवर्नर को पावर दी गई है यहाँ पे आपको एड्रेस करने की। पहली मुलाकात जब होती है तो यहाँ पे बेसिकली तमिलनाडु की लेजिस्लेटिव असेंबली है, इस लेजिस्लेटिव असेंबली का फर्स्ट मीटिंग है। कब फर्स्ट मीटिंग है? न्यू ईयर पे। और गवर्नर को उसको एड्रेस करना रहता है, गवर्नर्स एड्रेस। आर्टिकल 176 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल 176 ऑफ द गवर्नर ये कहता है कि जो भी गवर्नर का एड्रेस होगा ये डिस्कस्ड, ये इस पे डिस्कशन होगा इन असेंबली में। यानी कि इस गवर्नर के इस एड्रेस में जो कि ये संबोधन देगा साल के पहले सेशन में असेंबली को, उसमें बेसिकली ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज उनके परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेगा।
ठीक है, यानी कि तमिलनाडु की सरकार, चीफ मिनिस्टर, उनके कैबिनेट, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी पॉलिसीज पिछले साल की और आने वाले सालों की, तभी उस चीज़ को असेंबली में डिस्कस किया जाएगा। असेंबली में डिस्कशन करने का एक ही मतलब है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो एग्जीक्यूटिव है, ये जिम्मेदार है, इट होल्ड्स अकाउंटेबिलिटी किसकी प्रति? इट होल्ड्स अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर। यानी कि सरकार को, ऑपोजिशन को और अन्य दलों को आके सदन में बताना पड़ेगा कि उसने साल भर में क्या किया। अब क्योंकि गवर्नर एक नॉमिनेटेड पोजीशन है, कैसी पोजीशन होती है? नॉमिनेटेड पोजीशन होती है। इसको क्यों कहते हैं हम नॉमिनेटेड पोजीशन? क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको? गवर्नर को। तो गवर्नर की नॉमिनेटेड पोजीशन होती है, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम में ये हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव है कि नहीं स्टेट का? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो अब आप एक चीज़ समझिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो स्पीच प्रिपेयर हो रही है ना, वो गवर्नमेंट बना के देती है, और गवर्नर के पास किसी भी तरीके से पावर नहीं है कि वो उस स्पीच से डेविएट कर जाए। तो जो भी स्पीच है गवर्नर की, क्योंकि उस पे असेंबली में डिस्कशन होना है, तो वो स्पीच जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिपेयर करके देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिपेयर करके देते हैं, और गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ही एड एंड एडवाइस पे काम करता है। तो गवर्नर किसी भी तरीके से उस स्पीच से डेविएट नहीं कर सकता है। तमिलनाडु के किस्से में थोड़ा सा मामला यहीं गड़बड़ हो गया, जहाँ पे गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सरकार द्वारा इलेक्टेड, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे हैं अल्टीमेटली? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है एक नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनेटेड पोजीशन से इन अ डेमोक्रेसी। भाई अल्टीमेटली अंग्रेजों से लड़ाई भी तो हमने इसी चीज़ की करी थी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पावर दो। ऑथर यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स इन प्रिंसिपल द सेम, अगर संविधान में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं होता है और लंबे समय तक संविधान ऐसा ही रहता है जैसा हमने उसको आज बनाया है, गवर्नर उस केस में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर रहेगा, जहां पे उसके पास कोई इंटरफेरेंस का पावर नहीं है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने स्कीम ऑफ द गवर्नर या पोजीशन ऑफ द गवर्नर को मात्र एक संवैधानिक पोस्ट, एक दर्जा दे दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नर का, और कहा था कि इसके पास कोई पावर नहीं है इंटरफेरेंस की, इंटरफेयर करने की। तो इसका मतलब ये है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में गवर्नर जो है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ ही काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जीक्यूटिव होल्ड्स अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इन प्रिंसिपल टू फॉलो। तो ये सब फीचर किसके हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। तो ऐसे में गवर्नर का अपनी स्पीच से डेविएट कर जाना, सरकार के द्वारा बनाई गई कुछ बातों को ना कहना, अपना कुछ अलग एंगल जोड़ देना, ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। फर्दर ऑथर के हिसाब से ऐसा प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, ये गवर्नर की पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है। दूसरे और जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल गवर्नर के साथ, वो सारे इश्यूज ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में आ रहे हैं, यानी कि केंद्र सरकार की पार्टी और राज्य सरकार की पार्टी जहां कहीं भी अलग है, वहां पे ऐसा देखने को मिल रहा है हाल फिलहाल में। करेक्ट है कि नहीं? तो उस केस में ऑथर आपसे क्या कह रहे हैं कि ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में प्रॉब्लम क्या हो रही है। बेसिकली देखिए, जो भी इलेक्टेड बॉडी है, जब उसका बिल पास हो जाता है तो वो गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर के पास तीन ऑप्शंस हैं, एक कि वो उसको पास कर दे, दूसरा वो उसको रीसेंड कर दे, कहाँ पे? इलेक्टेड बॉडी पे, यानी कि असेंबली पे, और तीसरा वो उसको रिजर्व कर दे फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट।
आर्टिकल 200 के अंडर अंडर गवर्नर के पास ये पावर्स कही गई हैं विथ रिगार्ड्स टू द स्टेट बिल। अब असेंबली मान लीजिए उसने पहला कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर उसने रीसेंड किया रिकंसिडरेशन के लिए और रिकंसिडरेशन के पास वापस से ये चीज गवर्नर के पास आ गई तो गवर्नर को फिर फर्दर विल हैव टू पास द बिल, विल हैव टू पास द बिल। और कंसिडरेशन फॉर द प्रेसिडेंट को कर दिया तो प्रेसिडेंट उस पर अपने सुझाव रख के वापस गवर्नर को देगा, गवर्नर वापस असेंबली को देगा। तो एटलीस्ट लेजिस्लेटिव प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 200 में कोई नो टाइम लिमिट इज मेंशन्ड, कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं करी है कि गवर्नर को कितने समय में बिल पास करना चाहिए या रिसेंड करना चाहिए या राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए भेजना चाहिए। इस नो टाइम लिमिट की वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, गवर्नर सिंपली उस बिल पे हाथ धर के बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो गवर्नर कहीं ना कहीं यूनियन गवर्नमेंट के एजेंट की तरह भी काम कर रहा है, जहां पे वो स्टेट असेंबली की फंक्शनिंग को हैम्पर कर रहा है। ये काफ़ी चीज़ों के लिए खतरनाक है। पहला, ये स्टेट ऑटोनॉमी के लिए खतरनाक है, स्टेट ऑटोनॉमी आप छीन रहे हैं। दूसरा, ये हमारी फेडरल स्कीम के साथ छेड़छाड़ है, ये हमारी फेडरल स्कीम के साथ छेड़छाड़ है। ये सेंटर और स्टेट का जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो विश्वास अविश्वास की भावना है दोनों के एक दूसरे पे, उसको भी भड़का रहा है। ये लोकल एस्पिरेशन के खिलाफ है, लोकल डेवलपमेंट के भी खिलाफ है, क्योंकि अल्टीमेटली राज्य का कानून इनके विकास के लिए होता है। और ये लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को भी दर्शाता है, किसकी? लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी को भी दर्शाता है, किसकी? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स की। तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये हाईलाइट होके आते हैं इस मुद्दे से, और ये इश्यूज नहीं होने चाहिए। आखिरकार ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है यूनाइटेड किंगडम का, और यूनाइटेड किंगडम में कह रहा है कि जो किंग है, जो मोनार्क है, वो भी हैज टू पास द बिल that is pushed by the house there, and if he does not pass, in case he does not pass the bill, है ना, तो पता है उस एक्टिविटी को क्या कह देते हैं वो लोग? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हमारे यहाँ पे भी गवर्नर का जो पोजीशन है, वो आज उसकी इंडिपेंडेंस, आज उसकी परफॉर्मेंस, सब चीज़ क्वेश्चन में आ रही है इन सारे मुद्दों के कारण। तो ऑथर हमको यही सुझाव देते हैं कि अल्टीमेटली गवर्नर्स को समझना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो बेसिकली इलेक्टेड बॉडी है, और इलेक्टेड बॉडी हमेशा नॉमिनेटेड पोजीशन से ऊपर ही रहेगी, और हमने वो आपको B.R. अम्बेडकर का कोड भी पढ़ाया। तो अल्टीमेटली आपको ये समझना है, जो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है वो आपके लिए यूनिक पोजीशन ऑफ गवर्नर in the federal scheme of Indian Constitution, unique position of governor in federal scheme of Indian Constitution। ये डिबेट नई नहीं है, ये होती रहती है, अक्सर होती रहती है। अभी आपको आज की द हिंदू में एक FAQ आया है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल और विनय कुमार सक्सेना के बीच में टसल का जो आइडिया दे रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि गवर्नर की क्या यूनिक पोजीशन है, और इस एडिटोरियल में जो चीज़ें शॉर्ट में कही गई हैं वो मैंने आपको यहाँ पे इन 2 पन्नों में समझा दिया है। बाकी आप इस एडिटोरियल को पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा आपको हमारा एनालिसिस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।